फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आना चाहिए सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होने के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिसको यूएसएसआर ने फासिस्ट फोर्सेस से क्या किया था, लिबरेट किया था, वो कंट्रीज इकोनॉमिकली राइट और पॉलिटिकली किसको फॉलो करने लगे थे? यूएसएसआर के कम्युनिज्म और सोशलिज्म के मॉडल को फॉलो करने लगे और इन्हीं कंट्रीज के ग्रुप को क्या बोला जाता था? सोवियत सिस्टम बोला जाता था, और या फिर इसका दूसरा नाम था सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। इन कंट्रीज को हमने पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इनको एक ऑफिशियल ग्रुप था जो इनको क्या करता था, बाउंड करता था, एंड दैट ऑफिशियल ग्रुप वाज वार्सा पैक्ट, जिसका मेजर एम था जो नाटो फोर्सेस है उसको क्या करना, काउंटर करना। तो हम देख लेते हैं एक बार वार्सा पैक्ट मेंबर्स कौन कौन से थे। ये हमारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई और ये हमारा यूएसएसआर हो गया, राइट। तो जो सोवियत सिस्टम था वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917 में जो आया था उसने क्या करा था, यूएसएसआर को बर्थ दिया। अब यूएसएसआर ने जो ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था इससे कुछ चीजें थी वो क्या ली, लाइक इनहेरिट करी, और उन चीजों में क्या था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। और हमने, आपको पता है हमारी कंट्री के प्रीएम्बल में हमने भी यही चीज जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से ही क्या की है, टेक ओवर की है। तो अब यहाँ पर क्या था, जो सोशलिज्म का प्रिंसिपल था और इगैलिटेरियन सोसाइटी का प्रिंसिपल था वो लाना क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव था किसका, यूएसएसआर का। मतलब दैट वाज द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री जहां पर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, एंड हाउ दैट वाज सपोज्ड टू बी डन। इसको कैसे किया जाएगा, फॉर दैट द प्राइमेसी टू स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पार्टी, राइट। क्या होगा, पार्टी सिस्टम इवॉल्व होगा और एक हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट, मतलब हर चीज में गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। आपको क्या करना है, कंट्री में एक सिंगल पार्टी होगी हमारी जो हमारी कंट्री को रूल करेगी। हमारी इकोनॉमी को किस तरह से प्लान करना है, 5 ईयर प्लान्स विल स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ दीज वीडियोस, कि हमारा जो 5 ईयर प्लानिंग का मॉडल था वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहां से एक्वायर किया था, वो यूएसएसआर के ही मॉडल के ऊपर चले थे, राइट। तो हमारी इकोनॉमी को प्लान करने का काम और कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल क्या नहीं कर सकता, इकोनॉमी में रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता, इकोनॉमी को प्लान करने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं जो ये सोवियत सिस्टम या ये जो सोवियत यूनियन इवॉल्व होके आया, इसके पॉजिटिव फीचर्स क्या रहे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो सोवियत इकोनॉमी थी उसने लोगों को क्या बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एवरीथिंग वाज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो सोवियत इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज से क्या हुआ करती थी, डेवलप हुआ करती थी। मतलब दे वर फार डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट एक कंट्री ऐसी थी जो आज भी इनसे आगे थी, दैट वाज यूएस इनको कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, बीट कर रहा था। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था दैट वाज अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू सुपर पावर ब्लॉक्स।
अब जो सोवियत सिस्टम था या सोवियत कंट्रीज थी, हाउ दे वर मोर डेवलप्ड, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट उनकी डेवलपमेंट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। इनकी डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब आपको क्या करना है, लोगों से क्या करना है, बात करनी है, लोगों से मिलने जाना है, राइट। तो वो चीज क्या थी, वो चीज दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क। और वो रशिया का क्या था, वो बहुत ज्यादा डेवलप था। आपने अगर कभी पढ़ा भी होगा तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में क्या आता है, मतलब उसका एरिया जो है वो जोग्राफिकली इतना ज्यादा वाइड है कि वो 2 कॉन्टिनेंट में आ जाता है। नंबर 1 इज यूरोप एंड सेकेंड इज इन एशिया। तो जो हमारा यूरोप है वहां पर इसकी कैपिटल आती है मॉस्को, और जो इसका एंड पॉइंट है व्लादिवोस्टॉक, वहां तक के लिए क्या है, मतलब ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए इनका जो वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और यहाँ पर इतना ज्यादा ज्योग्राफिकल वाइड होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ऑल्सो हमने पढ़ा था जो यूएसएसआर है, बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज थी जो इसको क्या करती थी, लाइक पार्ट थी वो इसका। तो उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। वो कौन से एनर्जी, जैसे ऑयल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, जिसकी वजह से वो मशीनरी प्रोडक्शन भी किया करते थे। मतलब अगर आप बात करो, यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज हुआ करती थी या फैक्ट्रीज हुआ करती थी जो क्या करती थी, एक पिन से लेकर एरोप्लेन तक मैन्युफैक्चर करती थी। इसका मतलब दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आउटसाइडर फोर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट। उनकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट विद इन देयर कंट्री क्या हो रही थी, फुलफिल हो रही थी अपने सिस्टम के अंदर ही अंदर। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। उन्होंने लोगों को कहा कि अगर हमारा सिस्टम फॉलो करोगे तो देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज इंश्योर्ड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम कहते नहीं है कि पॉवर्टी को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, लोगों को बेसिक चीजों को प्रोवाइड करा के। हर एक इंसान की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले, जैसे अगर आपने एक कॉमन डायलॉग भी सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान, राइट। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आज हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं तो कुछ चीजें और भी इसमें काउंट कर दी जाती हैं, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। ये चीजें ऐसी होती है कि एक इंसान को सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही चीजें वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब्सिडाइज्ड रेट पर लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जब किसी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होने लग जाती है तो वो क्या रहता है, सेटिस्फाई रहता है, और वो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करता है। एंड थर्ड पॉइंट, द स्टेट ऑनरशिप वॉज प्रियोरिटाइज्ड। मतलब each and every decision which was supposed to be taken that was under the hand of government of the country। आपको क्या करना है, कोई भी चीज डिसाइड करनी है, लाइक इस चीज का प्रोडक्शन करना है, इस चीज को बाय करना है, वो डिसीजन लेने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। किसी और का कोई रोल उसमें नहीं आता। सिमिलरली जो लैंड है, प्रोडक्टिव एसेट्स हैं हमारी कंट्री के। प्रोडक्टिव एसेट्स कौन से होते हैं, जो हमारी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, राइट। अगर आज मैं किसी को क्या कर सकती हूँ, ट्रैक्टर बाय करके दे देती हूँ, तो उससे वो क्या कर सकता है, अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। लाइक वो उससे क्या बोलते हैं हम, फार्म को उसको मतलब फार्म को वहां पर खेती कर सकता है, या फिर वो उसमें चीजों को एक जगह से दूसरी जगह एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो उसको यूज कर सकता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें किसके हैंड्स में रहनी थी, ये सब की सब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में थी। मीन्स नो प्राइवेट प्लेयर वॉज अलाउड। तो अब हम बात करते हैं सोवियत यूनियन के कुछ नेगेटिव फीचर्स भी थे। इतना ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वहां पर ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन नेचर। ब्यूरोक्रेसी क्या होगा, एवरीथिंग वॉज टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। हर चीज क्या होगी, एक लीगल प्रोसीजर से होगी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लाइक फ्रस्ट्रेशन हो गया लोगों को, जिसकी वजह से।
अथॉरिटेरियन का मतलब था गवर्नमेंट हर चीज में अपनी मनमानी करेगी, राइट। जो डेमोक्रेसी है दैट वाज नॉट देयर, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो भी नहीं है। जब आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, एक तरह की फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट, टाइट कंट्रोल। जैसे कहते हैं ना हर एक चीज गवर्नमेंट, अगर आपको हर एक चीज अपने पेरेंट्स से पूछ कर करनी पड़ती है कि मम्मा मैं ये खेलने जाऊं, मम्मा मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूं, मैं पढ़ लूं, मतलब फॉर लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स इफ यू आर टू टेक परमिशन, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, डिले होगा काम करने में। तो क्या लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब उनके अंदर एंगर भरता जा रहा था। सेकेंड थिंग, जो इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से, बिकॉज हमने पढ़ा ना यहाँ पर जो था एक सिंगल पार्टी सिस्टम था, मीन्स एवरी टाइम द गवर्नमेंट वॉज टू बी फॉर्म्ड बाय ओनली दैट पार्टी और द मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी ओनली, तो जिसकी वजह से अनअकाउंटेबिलिटी वॉज देयर, मतलब वो जो लीडर्स थे हमारी कंट्री के वो क्या होंगे, कंट्री के सिटीजन्स को अकाउंटेबल नहीं होंगे। मीन्स अगर वो आप उनसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे हम लोग अपनी कंट्री में देखते हैं, हमारी कंट्री का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं वंस इन 5 years। आप लोग किस बेसिस पर डिसाइड करते हो कि हमें इस बार इस बार हमें इस पार्टी के मेंबर्स को वोट करना है, ठीक है। हम देखेंगे पिछली बार इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम वोट। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग हमारे को अकाउंटेबल हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन अ लीगल मैनर कि व्हाट यू हैव डन फॉर अस इन द पास्ट 5 years, आपने हमारे लिए ऐसा किया क्या है कि हम आपको वोट करें। बट सच टाइप ऑफ पैटर्न वाज नॉट देयर इन द सोवियत सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होने लग गया था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इवोल्व होने लग गया था। अनअकाउंटेबिलिटी वाज देयर, जिसकी वजह से लोग जो थे दे वर गेटिंग एंग्री। सिमिलरली हमने आगे हम पढ़ेंगे कि जो रशिया था या यूएसएसआर था, दैट विल गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 सेपरेट कंट्रीज, या भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इसका पार्ट थी। तो अब जो वो कंट्रीज थी वो क्या थी, सिर्फ मतलब किसी कंट्री के पास क्या था, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, कोई कंट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थी, राइट। लेकिन इतनी सुप्रीम लाइक फीचर्स होने के बावजूद भी जो रशिया था वो क्या करता था, डोमिनेट करता था, मतलब व्हाट एवर वॉज टू बी डन दैट वॉज डिसाइडेड बाय रशिया। दो रशिया जो है वो यूएसएसआर का एक सिर्फ पार्ट है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, डोमिनेट करने लग जाए। लाइक अगर आप अपनी क्लास में बात करते हो, हर चीज आपके हमारी क्लास में एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है, दो उसको काम करना है लेकिन उसको पूरी क्लास के सपोर्ट से काम करना है, वो हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो ये नहीं कहेगा कि ये सही है तो हम सब उसको कहें कि ये सही है, नो, हमारे पास भी अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है, लेकिन वहां पर उनके इंडिविजुअल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी वजह से उनको क्या लगता था, दैट वी आर बीइंग नेग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड। Second, the state treasury spent huge amount on building and maintaining nuclear arsenals. सीधी सी बात है, जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ लगाया जा रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में, न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप करने में, वर्ल्ड को ये दिखाने में कि डोंट यू डेयर, हमारे साथ क्या मत करने की कोशिश करना, उलझने की कोशिश मत करना, हमारे पास वेपन्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं आपके साथ। तो जिसकी वजह से क्या होने लग गया, जो सोवियत पैसा जो था वो इनका जीडीपी का मेजर पोर्शन था, वो यहाँ पर खर्च होने लग गया। एंड ऑल्सो दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट, इससे आपको क्या है, कुछ नहीं। आपने सपोज एक मिसाइल लॉन्च करी, वो सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, हम फर्दर डेवलप करेंगे, मतलब हम फर्दर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं रहा तो हमारा सारा का सारा पैसा क्या गया, डूब गया। तो जिसकी वजह से इन द लेटर years of आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन द यू कैन से कोल्ड वॉर के पीरियड में उनके ऊपर क्या होने लग गया, फिनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट सेज, जो सोवियत इकोनॉमी थी, इट विटनेस्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जीडीपी क्या हो रही थी, नहीं बढ़ रही थी,
और जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब एक इकोनॉमी की अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वो क्या हो रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन जो लीडर्स थे जिन्होंने लोगों को ये कहकर अपने इन्फ्लुएंस में लिया था दैट अगर हम लोग कम्युनिज्म और सोशलिज्म को फॉलो करेंगे तो वी विल बी मोर डेवलप्ड देन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसका ऑपोजिट होने लग गया कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट मोड में चली गई। लाइक जो हमारी डेवलपमेंट थी दैट वाज नॉट हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि जो हमारा पैसा था जीडीपी का एक मेजर चंक वो कहाँ जा रहा था, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप करने में जा रहा था। सपोज आप अपनी सैलरी का एक मेजर हिस्सा कहाँ लगा देते हो, अननेसेसरी खर्चे में, लाइक रेस्टोरेंट में जा रहे हो आप, मूवी देखने जा रहे हो आप, वेकेशंस पर जा रहे हो आप, तो क्या होगा, आपके पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा कम रह जाएगा। द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द गवर्नमेंट एज वेल। जब वो अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब मिलिट्री के ऊपर खर्च करेंगे तो उनके पास लोगों की नीड को, खाने की नीड को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो सप्लाई को मीट नहीं कर पा रही थी। मींस द डिमांड फॉर द गुड्स वाज देयर, व्हाई, बिकॉज पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, बट उसी रेट से क्या था, हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम गुड्स को, खाने की चीजों को क्या कर सके, या कंज्यूमर गुड्स को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था बाहर की कंट्रीज से। आप इमेजिन करो अगर एक कंट्री को अपने खाने की नीड को भी बाहर से पूरा करना पड़ रहा है तो वो इकोनॉमी जो है वो किस स्टेज में है। अगर हम, जब हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम हुई थी तो हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को, राइट। तो अब ये कहते हैं कि जो ये सब चल रहा था इसी में ही गॉर्बचेव आए एंड डिसइंटीग्रेशन हुआ इकोनॉमी का, यूएसएसआर का। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। अब who was Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev, he was the general secretary of the Communist Party in 1985. अब इन्होंने क्या करा, जो मिखेल गॉर्बचेव थे वो अपने प्रीवियस लीडर से उनके जो व्यूज थे वो थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे। वो क्या चाहते थे, उन्होंने ये देखा कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को, ठीक है, डेवलप करना है या हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, तो हमें क्या करना है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की जरूरत है। मीन्स हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, एंड फॉर दैट सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। लेकिन क्या होता है, आपको पता है ना, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो सबसे पहले आपके अपने ही है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब इन्होंने रिफॉर्म्स की बात कही तो इन्हीं की पार्टी के कुछ लीडर्स थे जो सम काइंड ऑफ हार्ड लाइनर्स वर देयर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको अपोज किया, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच लेड मिखेल गॉर्बचेव थिंक कि रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। मतलब ऐसे कौन सी चीजें उन्होंने यूएसएसआर सिस्टम में देखी जिनसे उनको लगा कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपनी कंट्री में रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लेट अस टॉक अबाउट दोस पॉइंट्स नाउ। द फर्स्ट पॉइंट सेज कि आपको क्या करना है, रिफॉर्म्स जो थे दे वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर वेल इन्फॉर्म्ड। देखो आपको पता है जो हमारी आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो सबसे ज्यादा क्या होने वाली है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर आप बात करते हो हमारी कम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में, ठीक है, आईसीटी के बारे में, तो अब ये कहते हैं मिखेल गॉर्बचेव, उनको बहुत अच्छे से पता था कि हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या है, इंफॉर्मेशन की टर्म्स में या टेक्नोलॉजिकल एडवांस की टर्म में यूएस को compete कर सकते हैं, लेकिन
कॉम्पीट करने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा उनसे आगे रहेंगे, हम उनसे कहीं ना कहीं क्या थे, पीछे भी थे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये देखें यूएस अपने आप को किस तरह से टेक्नोलॉजिकली अपडेट कर रहा है या क्या क्या डेवलपमेंट्स जो है वो यूएस में हो रही हैं, उसके लिए हमारे को क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। अब जैसे आप एक एग्जांपल देखो, आप मोबाइल फोन्स बाय करते हो, क्या चीज देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो कि प्राइस क्या है, उस प्राइस में हमें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मिल रहा है, रैम कितनी है, राइट, और इसका वो कैमरा क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब आपने बाय किया विद इन अ मंथ, और मंथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 डेज के विद इन क्या होगा, कोई इसकी कॉम्पिटिटर फर्म या कॉम्पिटिटर कंपनी जो है वो क्या करेगी, वो नया फोन लॉन्च करेगी, आपके फोन से ज्यादा फीचर्स एंड दैट टू एट अ लेस कॉस्ट। तो इसका मतलब इतनी जल्दी इवॉल्व होने वाली क्या है, ये सेक्टर है। तो जिसकी वजह से यूएसएसआर के लीडर मिखेल गॉर्बाचेव ने सोचा कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, हमें उसको अप टू डेट रहने की जरूरत है। तो उसके लिए वो चाहते थे क्या, कि यूएसएसआर जो है वो कभी भी यूएस से पीछे ना हो, हमेशा उससे आगे हो। लाइक ही वांटेड कि यूएसएसआर हमेशा क्या करे, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड स्पेशली यूएस को क्या करे, आउटपेस करे, वो हर चीज में यूएस से क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो इसके लिए उनको लगता था हमें डेमोक्रेटाइजेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि उनका जो व्यू था ना वो लिबरल इन नेचर था। लिबरल इन नेचर क्या चाहता था, मतलब कि वो चाहते थे जो हम अभी तक हार्ड लाइनर, मतलब ये जो कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है, हम इसको थोड़ा सा ना नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि इन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज भी साइन करी थी, इफ यू रिमेंबर, सीटीबीटी, एलटीबीटी, राइट, एनपीटी, हमने बहुत सारी ट्रीटीज साइन करी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यूएस और यूएसएसआर के बीच के रिलेशंस जो थे वो थोड़े बहुत नॉर्मलाइज हो गए थे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि वहां पर सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से करप्शन बढ़ता जा रहा था, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्टैग्नेट होता जा रहा था, बिकॉज ओनली वन पार्टी वाज सपोज टू रूल द कंट्री। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्लिकेशन। अब उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो यूएस है और यूएसएसआर है वो चाहते थे कि वर्ल्ड के ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज क्या हों, इनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, तो जिसके लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी उसी को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। तो अब एक टाइम ऐसा आया 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया, तो जिसकी मतलब उसने जब ये चीज देखी तो क्या हुआ, उनको लगा कि अब हमें किस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, अब हमें अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने की जरूरत है। अब इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करना है तो वी नीड टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, हमें अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, और वो कैसे हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाकर, रादर देन स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स, हमें किसके ऊपर स्पेंड करना है, पीस टाइम गुड्स के ऊपर स्पेंड करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टैग्नेशन वाज गोइंग ऑन, जिसने क्या किया, गॉर्बाचेव को कंपेल किया टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिफॉर्म्स। अब ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स तो वो ले आए, स्टार्ट उन्होंने कर दिया, बट इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। अब उसका जो इंपैक्ट पड़ा था, सबसे पहले क्या होने लगा, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, अपनी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना, राइट। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब था, उन्होंने कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। सोवियत कंट्रोल, मतलब जो डोमिनेशन थी किसकी, यूएस की, सॉरी यूएसएस, रशिया की, एक इन्होंने जो सोवियत सिस्टम इवॉल्व कर रखा था, बना रखा था, उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठानी स्टार्ट कर दी, राइट। अब सम काइंड ऑफ एंटी कम्युनिज्म वाज देयर। एंटी कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो
कम्युनिज्म के अपोज में थे, जो सोचते थे कि जो कम्युनिज्म है दैट वाज नॉट अ गुड सिस्टम। तो एंटी कम्युनिज्म की वजह से क्या होने लगा, जो ईस्टर्न, अभी हमने पढ़ा ना कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से कम्युनिस्ट रिजीम्स थी दे स्टार्टेड कोलैप्सिंग वन आफ्टर द अदर। वो चीज क्या होने लग गई, कोलैप्स होने लग गई। अब जिसकी वजह से गॉर्बेचेव क्या थे, वो अपनी पॉलिसीज या अपने रिफॉर्म्स के ऊपर स्टैंड नहीं ले पाए, उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गॉर्बेचेव ने क्या करा, रिजाइन कर दिया। एंड इस चीज में मौके का, वो कहते हैं ना मौके पर चौका मारना, तो वहां पर यही काम हुआ और एक कूप हुई, किसमें, 1991 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लाइक एक डेमोक्रेसी को फेवर करना, इन चीजों के काम में फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को, ठीक है। एंड दैट वाज आल्सो एन इलेक्टेड मेंबर, वो इलेक्टेड थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी उसको सपोर्ट करा, रीस्ट्रक्चरिंग एंड फ्रीडम, ठीक है, कि हमें हमारे सिस्टम को क्या करने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, फ्रीडम देने की जरूरत है, राइट। तो जो कूप थी, ऑन द वन साइड देयर वर कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, जिनको लगता था क्या कि अगर रिफॉर्म्स आ गए तो क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से पावर चली जाएगी। एंड ऑन द अदर साइड देयर वर द सपोर्टर्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन। अब नेक्स्ट इंपैक्ट क्या पड़ा इसका, जो रिफॉर्म पॉलिसी थी गॉर्बेचेव की, दे इनिशिएटेड द फीलिंग ऑफ सॉवरेनिटी, नेशनलिज्म, राइट। उनके लोगों के बीच में किस चीज की, नेशनलिज्म की। जैसे हम कहते हैं लाइक अगर हम आपसे पूछते हैं आपका रिलीजियन क्या है, तो आप सबसे पहले कहते हैं दैट आई एम एन इंडियन, राइट, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो उन लोगों के बीच में भी क्या होने लग गई, दिमाग में ये चीज नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लग गई, सॉवरेनिटी की फीलिंग डेवलप होने लग गई। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, यू माइट बी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म, इन द 11th क्लास पॉलिटी यू हैव स्टडीड अबाउट दीज टर्म्स, क्योंकि आपने हमारे कंट्री के प्रियम्बल में भी ये वर्ड आता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है दैट वी कैन टेक आवर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, राइट। कोई भी हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे अगर हम देखें, अभी पीछे भी हमारी कंट्री में वो उसके अगेंस्ट जा रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया था, इसमें लाइक इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने उनको क्या कहा था, दैट वी आर सॉवरेन इन नेचर, सो यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन आवर पर्सनल मैटर्स, राइट। तो वहां पर भी लोगों के बीच में क्या आने लग गई, जो ये रिपब्लिक्स थे इनके अंदर ये फीलिंग डेवलप होने लग गई कि हम लोग क्या हैं, हम लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, हम सॉवरेन हैं, तो वो डेवलप होने लग गई। तो क्या हुआ, इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, राइट, इट इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, राइट। तो अब इन कंट्रीज ने क्या करा, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा, लाइक दे वर सपोज टू बी द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। अब वो लोग क्या करेंगे, ये कंट्री जो है शुरुआत करेगी, नई शुरुआत, और वो नई शुरुआत किस चीज को ध्यान में रखकर की जाएगी, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को। इसके बाद इन्होंने क्या करा, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दैट इज CIS, ठीक है, ये किया गया। और जो कुछ ये कंट्रीज थी जिनको इनका पार्ट नहीं बनाया गया था, तो उनके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया बाय मेकिंग देम द फाउंडिंग मेंबर्स। ऑल्सो रशिया, इट emerged as the successor of सोवियत यूनियन, राइट। इसने USSR के सक्सेसर के रूप में काम किया। जो सोवियत यूनियन की परमानेंट सीट थी इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वो इसने एक्वायर की। सोवियत यूनियन की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, जितने भी कमिटमेंट्स थे, वो रशिया ने क्या किए, पूरे करने का प्रॉमिस किया।
दैट वाज ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पोस्ट सोवियत रिजीम, ठीक है। बाकी कंट्रीज ने कोई डेवलपमेंट नहीं करी थी, रशिया जो था वो न्यूक्लियर रिजीम की फॉर्म में सामने आया, और इसके बाद इसने क्या करा, यूएस के साथ बहुत सारे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अग्रीमेंट्स भी क्या किए, डिस्कस किए और साइन किए। टॉक्स वी स्टडीड अबाउट दैट इन द प्रीवियस चैप्टर, वो स्टार्ट एंड सॉल्ट टॉक्स हमने करी थी। ओके, होप अब आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।